तो 5 सवाल और 10 मार्क्स। 5 सवाल करेंगे आज आईआर के डिस्कस हमारे प्रीमिक्स में, और ये कुछ ऐसे सवाल होंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में आते हैं तो इनको हम लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं, यानी कि इजीली सॉल्वेबल है और इसमें हम मार्क्स भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारे मार्क्स अगर 10 मार्क्स ज़्यादा इन्हांस हो तो कितनी अच्छी बात है, हम काफ़ी सिक्योरिटी के साथ, काफ़ी शांति के साथ अपनी मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अवॉइड नहीं करना, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर केवल एलिमिनेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने ये चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी, करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी, तो आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे। और इस करके आईआर जो कि एक हेविली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं कि हम अपने करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में। आज है फ्राइडे, अक्टूबर 14। तो आइए पहले 5 क्वेश्चंस को हम नज़र मार लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आपने नोट करना अपना आंसर लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स नेगेटिव मार्किंग समेत जरूर लिखना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बात करी गई है कि आपने पेयर्स को कंसिडर करना है। एक जगह इवैक्यूएशन ऑपरेशन का नाम है और एक जगह इवैक्यूएशन कौन से देश से करा गया था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम काफ़ी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स में से हैं। तो देखिए क्या सही आंसर आपको लगता है, अभी तक आप उसको मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे बात करी जा रही है विद रेफरेंस टू द मिलन एक्सरसाइज। तो मिलान कहिए, मिलन कहिए। तो पहली स्टेटमेंट है कि क्या ये बायएन्युअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो बायएन्युअल मींस यानी कि 2 साल में जो एक बार होती है। और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि क्या ये रेगुलर इंटरवल्स में कंडक्ट करी गई है जब से इसको इंसेप्ट करा गया है इंडियन नेवी के द्वारा, यानी कि जब से इस एक्सरसाइज की एस्टैब्लिशमेंट करी गई है तब से क्या इसको रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करा गया है। तो क्या आपको सही आंसर लग रहा है, आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन, एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई कोई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो, कोई आईएमएफ के द्वारा हो या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हो। तो वो रिपोर्ट्स के बारे में हमको क्वेश्चंस आते रहते हैं, इजी होते हैं, अगेन लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स के स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं। तो एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनेप, यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? क्या आपको सही लग रहा है? और फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे बात करी जा रही है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में। म्यूनिक, एज यू ऑल नो, इज अ सिटी इन जर्मनी। नाउ पहली स्टेटमेंट ये कहती है दैट दिस ब्रिंग्स टुगेदर द हेड्स ऑफ द स्टेट, डिप्लोमैट्स, बिजनेस लीडर्स एंड द वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसीज ओनली। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है दैट इट हैज बीन कंडक्टेड बाय जर्मनी टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स टू यूक्रेन क्राइसिस। तो ये 2 स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यू हैव टू आंसर दैट। 5वां क्वेश्चन, तो आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर लिट अप, क्योंकि 2022 में 30 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, बायलेटरल रिलेशंस को। तो कौन सी ऐसी वो 3 जगहों को लिट अप करा गया था इस इवेंट को, इन 30 साल के बायलेटरल रिलेशंस को कमेमोरेट करने के लिए? मसादा फोर्ट्रेस, गेटवे ऑफ इंडिया, एंड तीसरा है 3 मूर्ति हैफा चौक। तो अभी तक आपने 5 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। सो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे सॉल्यूशंस के साथ, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, सो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। देखिए, ऑपरेशन गंगा के बारे अभी इसी साल की बात है, 2022 की ही बात है, जो हमारा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, जो हमारे बच्चे हैं यूक्रेन में जो ट्रैप थे। बिकॉज अब ये बात भी हमारे सामने आई थी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे जो एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए यूक्रेन में जाते हैं। तो अक्सर यहाँ पे फिर ये बात भी आई थी, हमने काफ़ी उसकी चर्चा एडिटोरियल्स में भी करी थी कि भाई हमारे बच्चों को यूक्रेन में ही क्यों जाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए, यहाँ पे क्या कॉलेजेस नहीं हैं? ना चलो, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट आपको ये पता हो कि ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन मिशन था कि कैसे हम अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल एजुकेशन जो वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, कैसे उनको वापस लेके आया जा सकता है। तो ये एयर ऑपरेशन था, तो यहाँ पे फ्लाइट्स चल रही थी ऑपरेशन गंगा के चलते। वंदे भारत,
अब देखिए वंदे भारत, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, वंदे एक्सप्रेस भी है। अभी कल ही एक हाई स्पीड रेल ट्रेन लॉन्च करी गई है फ्रॉम ऊना विच इज इन हिमाचल प्रदेश टू न्यू दिल्ली, वो वंदे एक्सप्रेस है। वो जो ट्रेन, वो चौथी ट्रेन है जो कि लॉन्च करी गई है। वंदे भारत क्या है? वंदे भारत कोविड के टाइम पे, महामारी के टाइम पे ये जो ऑपरेशन लॉन्च करा गया था, इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, कि यानी कि जो हमारे नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं जो कि विदेश में ट्रैप्ड हैं, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैप्ड हैं, कोरोना के टाइम पे अपने लव्ड वंस से दूर हैं, कैसे उनको वापस यहां पे इंडिया में सेफली लेके आया जा सकता है। और लगभग 60 लाख इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब समुद्र सेतु की बात करते हैं। समुद्र सेतु के बारे में आपने सुना होगा, जो प्रपोज्ड यूपीए की सरकार ने समुद्र सेतु कनाल प्रोजेक्ट प्रपोज किया था 2005 में। तो अब यहाँ पे जब हम राम सेतु की बात करते हैं, यानी कि एडम्स ब्रिज, तो समुद्र सेतु कनाल की भी बात आती है कि भाई समुद्र सेतु कनाल जो है वो हमारे ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट का जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अब उस कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही है। समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है 2020 में क्यों कंडक्ट करा गया था? अगेन महामारी के टाइम पे 2020 में, यानी कि जब नया नया कोरोना आया था, जो पहला वेव था आपका, तो लगभग 4000 भारतीयों को, इंडियन सिटीजन्स को हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से, तो ऑप्शन में क्या दिया गया था? ऑप्शन में श्रीलंका था। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश ही है तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करा गया था। और हमारे कुछ जहाज थे इंडियन नेवी के, जैसे कि जलशवा है, एरावत है, शरदूल है, ये जहाज इस्तेमाल करे गए थे। और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दूं, उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो तो नुकसान की बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। समुद्र सेतु 2 भी हुआ था, वो 2021 में हुआ था। समुद्र सेतु 2020 में, समुद्र सेतु 2 2021 में। 2021 में क्या हुआ था? सेकेंड वेव आया था महामारी का। तो यहाँ पे 7 इंडियन नेवल शिप्स, कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंड और अगेन जलशवा और एरावत, जो कि समुद्र सेतु 1 में भी यूज करे गए थे, इन शिप्स को डिप्लॉय करा गया ताकि मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और मेडिकल इक्विपमेंट को और देशों में, वेरियस कंट्रीज में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में वो पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि आपको याद ही होगा कि सेकेंड वेव के टाइम पे, अप्रैल में 2021 की बात है, महामारी का बहुत इंटेंस वेव आया था और ऑक्सीजन क्राइसिस हमारे सामने एक्सपोज हुआ था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे ना। उसके अलावा ऑपरेशन राहत की बात करें तो 2015 में एक सिविल वॉर हुआ था बिटवीन द येमेन गवर्नमेंट एंड द हूथी रिबेल्स व्हिच वर बैक्ड बाय द ईरान गवर्नमेंट। एंड येमेन सरकार को काफी सहायता मिली थी यूएई से, सऊदी से, और भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे। अमेरिका भी इन्वॉल्व था इस सिविल वॉर में, जो कि सपोर्ट कर रहा था येमेन की सरकार को। और इस ऑपरेशन राहत के चलते, तो यहाँ पे ये पता हो कि ये एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, जहां पे इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया के जहाज को मोबिलाइज करा गया था 3 अप्रैल 2015 येमेन की राजधानी साना से, और लगभग 5600 लोगों को इवैक्यूएट करा गया था। और उसके बाद दोस्तों और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही पता हो, अगर ज़्यादा ही पता हो तो कुछ नुकसान की बात तो नहीं है। ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो आपको याद होगा 25 अप्रैल 2015 में बहुत भयंकर, बहुत ही एक ज़्यादा डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। और नेपाल इंडिया, जैसे कि हम कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है, तो एक जॉइंट आर्मी, तो ये आपको पता हो, जॉइंट आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन था, जिसके चलते 500 इंडियंस को इवैक्यूएट करा गया था फ्रॉम नेपाल बाय द एयरफोर्स एंड द सिविलियन प्लेन्स। और उसी तरह से हमारी आर्मी ने सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया था 170 फॉरेन नेशनल्स को, जो कि यूएसए, यूके और रशिया और जर्मनी से जो थे और वहां पे नेपाल में प्रेजेंट थे। चलिए, उसी तरह से ऑपरेशन सेफ होम कमिंग है। तो ये ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जैसे कि आपको याद होगा, सिविल वॉर लिबिया में भी हुई थी फरवरी 2011 से लेकर अक्टूबर 2011 तक। ऑफकोर्स जैसे कि हम जानते हैं गद्दाफी की डेथ हुई थी अक्टूबर 20, गद्दाफी को मारा गया था अक्टूबर 20, 2011 को। और जो लिबिया में सिविल वॉर थी वो तभी जाके उसमें, यानी कि तभी जाके वो कूल डाउन हुई थी, तभी जाके सिविल वॉर वाज एंडेड। तो कन्फ्लिक्ट ऑन लिबिया में ये ऑपरेशन होम कमिंग, सेफ होम कमिंग कंडक्ट करा गया था। ये एयर सी ऑपरेशन था, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन था एयर इंडिया और इंडियन नेवी के बीच में। ठीक है, तो जॉइंट ऑपरेशन के बारे में पता हो, मैत्री में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स थी, यहां पे एयर इंडिया और इंडियन नेवी थी, आपको ये बात पता हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है मिलन एक्सरसाइज के बारे। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ, ये बाइनल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल्स में नहीं हुई है जब से इसको एस्टैब्लिश करा गया है। आइए इसके बारे जान लेते हैं। तो 1995 से इसको इंसेप्ट करा गया था एट द अंडमान एंड निकोबार कमांड, और जब से इसको शुरू करा गया है 1995 से, उसके बाद से लेके 2001, 2005, 2016 और 2020 में ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। ठीक है,
यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हुई है, बीच में हॉल्ट आया है। ठीक है, अगर हम बात करें 2005 के एडिशन को, तो 2005 का एडिशन रीशेड्यूल करा था 2006 में। क्यों? बिकॉज 2004 में सुनामी आई थी, और 2020 क्योंकि महामारी थी, कोविड का टाइम था, इस करके 2020 के एडिशन को 2022 में शेड्यूल करा था। तो जैसे 2 साल में एक बार, तो 2020 को 2021 में नहीं, 2020 के एडिशन को 2022 में शेड्यूल करा गया है। अब इसमें 4 देशों की पार्टिसिपेशन आती है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड 1995 एडिशन में। उसके बाद और भी बहुत सारे देश इस एक्सरसाइज में जुड़े, और ये जो एक्सरसाइज है, ये दिस इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद आवर लुक ईस्ट पॉलिसी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाय द लेट पीवी नरसिम्हा राव। और अगर आज के टाइम पे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस करी थी 2014 में, और 2015 में जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो चाहे इंडियन ओशन है चाहे पैसिफिक ओशन है, तो सागर की हम बात करें तो ये इंडियन ओशन से पर्टिनेंट है, जो लिटोरल स्टेट्स हैं इन द इंडियन ओशन उससे पर्टिनेंट है, और ये 2015 में पॉलिसी अनाउंस करी गई थी। लेकिन जहां तक बात आती है ओशंस की, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, तो अपहोल्डिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये हमारे एसेंशियल प्रिंसिपल्स है जिसको हम अपहोल्ड करते हैं हमारी मैरीटाइम डॉक्ट्रीन में ना। उसके बाद अभी मिलन 2022 की बात करें तो 40 से ज्यादा देशों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। 25 फरवरी 2022 को ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, वहां पे कंडक्ट करी गई थी। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये फरवरी के करंट अफेयर्स है, तो इस करके यहाँ पे इस एक्सरसाइज का जिक्र करना जरूरी है। और 2020 का एडिशन पोस्टपोन, जैसे अभी हमने पढ़ा, 2022 में करा गया है। और थीम क्या थी? कैमराडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन। कैमराडरी मींस भी इकट्ठे होना, फ्रेंडशिप की बात आती है, यूनिटी की बात आती है। ठीक है, ये आपको बात पता हो इसकी थीम के बारे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट को यूनेप के द्वारा पब्लिश किया जाता है। देखिए, अब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो, चलो वो आईएमएफ करता है, या अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वर्ल्ड बैंक करता है, तो इसको लिमिनेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने नहीं सुना। अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो अभी तक आपको ये तो पता होगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी वो ऐसी पॉपुलर रिपोर्ट्स हैं पब्लिश करी जाती हैं, वो न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आती हैं। तो एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट जो इसके द्वारा तो नहीं होती है, तो यूनेप के द्वारा होती है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी थी एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो ये इसमें 3 ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करा गया था। एक तो है शहर में जो नॉइज पोल्यूशन है, अर्बन नॉइज पोल्यूशन। फिर आती है बात वाइल्ड फायर्स के बारे। ठीक है, अब हमने देखा यूरोप में वाइल्ड फायर्स, अभी रिसेंटली यूरोपियन समर की बात करें, बहुत हाई टेम्परेचर था, वाइल्ड फायर्स थी, फॉरेस्ट फायर्स थी। और एक आती है बात फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स की बात आती है, यानी कि जो ऑल्ट्रेशन आता है, यानी कि पीरियोडिक इवेंट्स जो आते हैं बायोलॉजिकल साइकिल्स में बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशंस और बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस कॉज्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको हम कहते हैं फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स। तो ये जो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, periodic events are, these demand a lot of attention from both the governments across the world and the public, the community at large. और इस रिपोर्ट में ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस के बारे में बात करी गई है। तो आपको यह भी पता हो कि ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम कहते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। नाउ अब आपने कंसिडर करना है स्टेटमेंट्स को एज फार एज म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। देखिए, जहां पे ओनली वर्ड आता है ना, तो 10 में से 9 बारी ना क्वेश्चन जो होता है, वो जो स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है। ठीक है, अब यहां पे पूछा गया कि वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसीज ओनली, है ना, तो ये नहीं, ये बात सही नहीं है। इनफैक्ट 2007 के एडिशन में तो रशिया के प्रेसिडेंट ने भी बहुत बड़ी बात की थी, तो रशिया को कहो डेमोक्रेसी है तो नहीं कह सकते, बट एनी हाउ इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अब यहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, देखिए दोस्तों, 1963 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। अब यानी कि 60 साल हो जाएंगे 2023 में। 58th एडिशन इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 18 से 20 फरवरी 2022 को हुआ था। इससे ठीक 3 दिन बाद, the intervening night of 23rd February and 24th February, Russia had invaded Ukraine. तो डेफिनेट सी बात है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे ज़ेलेंस्की जी, उन्होंने यहाँ पे अपने एप्रीहेंशन शेयर करे थे। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था लड़ाई के बादल छाए हुए थे दिसंबर से, आई रिमेंबर नवंबर दिसंबर 2021 से जो बाइडन ने भी हंगामा मचाया हुआ था कि रशिया विल इन्वेड यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी इशू था जो कि चल रहा था।
तो बात यहां पे आती है कि जो अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस, ये जो इस्टेब्लिशमेंट बनाई क्यों गई है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उसको डिस्कस करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। और म्यूनिक ही वो शहर है दोस्तों जहां पे 1972-73 का जो ओलंपिक्स हुआ था, जहां पे एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है ब्लैक सितंबर ग्रुप, इसके 8 ऐसे टेररिस्ट थे जिसने 2 इजरायली प्लेयर्स को मार गिराया था और 8 इजरायली प्लेयर्स को हॉस्टेज यानी कि बंदी बना लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें यहां पे से एसोसिएटेड, और ये वही कॉन्फ्रेंस है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जहां पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है, तो रशिया को कंप्लीटली तो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी होने वाले काम तो रशिया के ऐसे कोई भी नहीं है। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट था, अब आप इससे भी याद रख सकते हैं कि इसमें रशिया भी है, तो यानी कि हाँ रशिया डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो यानी कि ओनली डेमोक्रेसीज वाला तो यहाँ पे फंडा नहीं आता। रशिया के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन थे 2007 में, व्लादिमीर पुतिन थे 2007 में रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि पोस्ट कोल्ड वॉर जो रशियन सिक्योरिटी है उसको खतरा है। किसे खतरा है? कि जो नेटो है, नेटो कहो या नाटो कहो, अंग्रेज नाटो कहते हैं, हम नेटो कह लेते हैं, तो नेटो जो है उसका जो फुटप्रिंट है वो ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। कि 1991 के बाद बहुत बड़ी बड़ी कस्में वादे अमेरिका ने खाए थे कि हम नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन इतने सारे देशों को नेटो के फोल्ड में ले लिया गया है। और ये बात की चिंता रशिया के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने 2007 से प्रकट करी थी। अब ये दुनिया का लीडिंग फोरम है जहां पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। दुनिया भर के जो ज्यादा प्रेसिंग और बहुत कंसर्निंग सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके बारे यहाँ पे चर्चा की जाती है। इनफॉर्मल डायलॉग के जरिए पे यहाँ पे डायलॉग के जरिए कोऑपरेशन बढ़ाई जाती है, और ये सालाना ही डायलॉग रहता है। 59th जो कॉन्फ्रेंस 59 जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है म्यूनिक का, वो अभी 2023 में होगा, जैसे आपको मैंने बताया था 17 से 19 फरवरी के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे भरोसे को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे फ्रेंडशिप को और बढ़ाया जा सकता है, कि कैसे पीसफुल तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है एक इनफॉर्मल डायलॉग के जरिए। ये कहा जाता है कि दिस इज अ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। लोगों के ओपिनियंस, लोगों के सजेशंस यहाँ पे वेलकम है। ठीक है, चाहे आप डेवलप्ड देश में से हैं, चाहे आप डेवलपिंग देश में से हैं। और क्योंकि ये जमाना है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तो इस तरह के जमाने में जहां पे न्यूक्लियर वॉर्स एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, अभी भी न्यूक्लियर वॉर का खतरा है जो रशिया ने अनाउंस करा था अगेंस्ट यूक्रेन, तो दिस मेक सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली 20th century was the century of the nuclear war of these weapons of mass destruction, and that is still a very relevant concern, shall we say, in the 21st century. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इंटरनेशनल अफेयर्स को रेलेवेंट बनाया जा सकता है इन दिस एज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ऑडियंस की बात करें, यहां पे सीनियर डिसीजन मेकर्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडिंग पर्सनालिटीज हैं फ्रॉम द बिजनेस हाउसेज एज वेल, फ्रॉम इंटरनेशनल एनजीओज, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, हाई रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडस्ट्री में से, अकेडमिया में से, मीडिया में से, ये सब लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। और यहां पे केवल ट्रेडिशनल नेशनल या मिलिट्री सिक्योरिटी की बातचीत ही नहीं करी जाती, यानी कि इन मुद्दों के ऊपर तो बात करी ही जाती है, लेकिन साथ के साथ यहां पे इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत गंभीर तरीके से बातचीत करी जाती है, बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में, बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो दोस्तों ये तीनों ही जगहें हैं, बिकॉज अभी जैसे आपको मैंने बताया कि 2022 मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2017 में मोदी जी जब इजराइल गए थे, तो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल में कदम रखा, इजराइल गए थे, और ये बहुत ऐतिहासिक विजिट था, बिकॉज इजराइल तो वो गए ही थे, लेकिन साथ के साथ वो पैलेस्तीन भी गए थे। अब इस 30 ईयर्स को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे ये तीनों जो जगहें हैं इनको लिट अप करा गया था। तो 1, 2, 3, अब आइए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और तीन मूर्ति हाइफा ना एक सिटी है इसराइल में, तीन मूर्ति कहाँ पे, तीन मूर्ति चौक है एक सेंट्रल दिल्ली में। मसादा फोर्ट्रेस कहाँ पे, ये इजराइल में है, और ये सिंबल है ज्यूइश हीरोइज्म के ऊपर। ठीक है, और दोनों देशों ने ये तीनों जगहों को लिट अप करके अपने 30 साल जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सेलिब्रेट करे। चलिए, अब अगर हम तीन मूर्ति चौक की बात करें, ये सेंट्रल न्यू दिल्ली में है, इसको रीनेम करा गया था तीन मूर्ति हाइफा 2017 में, लेकिन इसको रीनेम एक सोलोमन सेरेमनी में किया गया था जब बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि उस वक्त के जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2018 में, वो जनवरी 2018 की बात है, वो इंडिया के दौरे पे आए थे, इंडिया विजिट पे आए थे, तो उसको यहाँ पे रीनेम करा गया था इस विजिट में। ठीक है, और ये जो हमारी इंडिया और इसराइल की दोस्ती है उसको सिंबलाइज करता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर है इंडिया इसराइल की दोस्ती का। नाउ
यहां पे थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की भी बात कर लें। तीन मूर्ति चौक जो है ना, इसको नेम करा गया था टू मार्क द रोल ऑफ द 3 कैवलरी रेजिमेंट्स। तो यहां पे जो ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं, ठीक है, यानी कि जो 3 ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर्स को। अब ये जो 3 व्यक्ति थे जो एक स्टैचूज में यहां पे जो बने हुए हैं, ये 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। और बैटल ऑफ हाइफा, यानी कि आज से 104-105 साल पुरानी बात है, सितंबर 23, 1918 की बात है। तो बैटल फॉर हाइफा हुआ था इजराइल में। हाइफा एक सिटी है और ये बैटल अलाइज जीते थे। जो अलाइज के साइड पे जो सरकारें थी वो ये बैटल जीती थी। वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ये। और लिबरेशन ऑफ हाइफा के चलते अलाइड पावर्स के लिए बहुत बड़ी एक जीत थी। अलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, और उनको परमिशन मिली थी इस सिटी के थ्रू सी एंटर करने के लिए। 44 इंडियन सोल्जर्स ने बलिदान दिया था ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ द सिटी इन द वर्ल्ड वॉर 1। और ये 44 इंडियन सोल्जर्स कहाँ के हैं? 61 कैवलरी के हैं। 61 कैवलरी यानी कि द हॉर्स माउंटेड यूनिट, ये अभी भी हॉर्स माउंटेड यूनिट है। और अभी भी हर साल सितंबर 23 को उनका रेजिंग डे या हाइफा डे कमेमोरेट किया जाता है एज अ रिस्पेक्ट टू दोज ब्रेव सोल्जर्स, 44 इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया ताकि कैसे इस शहर को आजाद किया जा सकता है फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, फ्रॉम द टर्किश कंट्रोल। यानी कि 400 साल से ज्यादा ये जो सिटी थी ये टर्किश कंट्रोल के अंदर थी। कौन सी सिटी थी? हाइफा। चलिए, तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जनवरी 2018 की फोटो है जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी खड़े हैं और यहां पे कमेमोरेट कर रहे हैं 3 मूर्ति और हाइफा, जो 3 मूर्ति चौक और हाइफा को जो रीनेम करा गया था 3 मूर्ति हाइफा। तो ये वहां की फोटो है जो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारे 5 सवाल थे। अपने आपके कितने मार्क्स रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स समेत, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों, जाने से पहले आपके साथ मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, the only sure short way to overcome your fear is to practice more questions, स्पेशली प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, बिकॉज प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा डर रहता है कि अगर हम कट ऑफ से रह जाएंगे। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी टेस्ट सीरीज निकालते हैं, तो यदि आप चाहें तो स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। 30 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट यहाँ पे रहेंगे इस टेस्ट सीरीज में। और इसके बारे और जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043। आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले वीडियोस में। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।